Hello dear students, welcome to the class today. Children, we are carrying on with the fourth chapter in geography, agriculture. We are trying to understand about each and every aspect of agriculture that we practice in India. How we do this agricultural practices, how we carry forward the agricultural system, it's really important. बहुत सारे many crops we have already talked about. Last class where we have started, we have been talking about non-food crops. Yes, खाना तो खाते हैं, लेकिन many crops are there जो कि हम खाते नहीं हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है. We need to really use it to a very large scale. Okay, ये जब तक हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, until and unless we use it on a very large scale, हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है. So 3-4 crops we have talked about yesterday. कल हमने 2-3 crops के बारे में बात किया था. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप था that we have talked about was rubber. इसके बाद जो हमने बात की थी that was cotton. Then we have talked about hemp, type of cotton only, and then we have talked about silk. These are the fiber crops. ठीक है. रबर इज नॉट द फाइबर क्रॉप, ठीक है, लेकिन बाकी का जो है दैट इज द फाइबर क्रॉप. एंड मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग, कहाँ पे कॉटन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, विच प्लेसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉटन प्रोड्यूसिंग, रबर प्रोड्यूसिंग, सिल्क प्रोड्यूसिंग. तो ये सिल्क के लिए तो मतलब अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स हैव गॉट different branches which are growing silk on a very large scale. Silk का growth जो हो रहा है, silk it is rearing something that is called as sericulture. हम sericulture के बारे में बात करते हैं, where the rearing it is a different branch altogether. काफी पढ़ाई करनी पड़ती है. If you want to start a silk का business, तो lot of training is required. Yes. How to keep the silkworm rearing कैसे करना है. Mulberry leaves are to be fed to those silkworms, and then from those silkworms the material that we are getting is the very fine quality silk. बहुत ज्यादा इसकी खेती होती थी. It was grown on a very it was reared. बहुत सबसे पहले जो ये शुरू हुआ था, every time I go in history, being a history person, it started in on a very large scale. It had started in China. चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी और काफी सारी चीजें थी that made China very famous, and Chinese silk was very famous. ठीक है, सिल्क हमने देख लिया, कॉटन हमने देखा. यस, जहां पे बहुत मॉइस्चर होगा, बहुत बारिश हो रही होगी, वहां पे आप कॉटन अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं. फॉर कॉटन यू नीड अ ड्राई का टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. यस, हल्का सा सूखा रहेगा तभी आपको आराम हो सकता है. अब टुडे द मेजर क्रॉप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जी. अगेन इट इज, देखो इतना इंपॉर्टेंट क्रॉप, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट it is also called as golden fiber. इसको हम क्या कहते हैं? We call it as golden fiber. सुनहरा सोना उगलती है. हाँ, yes, the people who are into the jute business, they make lot of money. And here I would like to mention, with the banning of plastic, खत्म हो जाना चाहिए. Worst thing for the environment. It should stop. Its manufacturing should stop. So the jute bags, the cloth bags, the people who are into this business, they are making lot of money. और अब तो बहुत डिमांड इंक्रीज कर गया है. It grows well on
well drained fertile soil in floodplains. It grows on well drained fertile soil ठीक है। काफी अच्छी जमीन होनी चाहिए, काफी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट क्रॉप्स इन द फ्लड प्लेन एरिया। इन द फ्लड प्लेन एरिया अक्सर जहां पानी बढ़ जाता है वहां पे इसकी खेती जो है थोड़ा सा आराम से, आई मीन इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अब क्या होता है, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, फ्लड आया, बाढ़ आई, पानी बढ़ गया, तो द सॉइल दैट वाज देयर इट इज रिन्यूड, क्योंकि पानी व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग इट इज ब्रिंगिंग वाटर ऑफ इट्स ओन, अपना पानी या रिवर अपने साथ लेके आते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस एंड द ओल्ड सॉइल इज गॉन एंड द न्यू सॉइल कम्स। तो ये रिन्यूएशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द जूट प्लांटेशंस। जूट की क्रॉप्स के लिए द रिन्यूइंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स एरिया and soil is renewed every year। हर साल यहाँ पे सॉइल जो है वो रिन्यू हो जाता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अगेन द फाइबर काइंड ऑफ अ क्रॉप दैट इज देयर ना, उसके लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। High temperature is required during the time of growth। जब growth season is there, when the growth month is there, at that time this kind of high temperature is very much needed। West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya। West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya। यहाँ पे जूट होता है। These are the states, major jute producing states। Major jute producing states, and people are earning really well। फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगी, especially after the banning of plastic, this industry has seen a boom। ये इंडस्ट्री जो है अब काफी अच्छा कर रही है। This industry is doing really well because of the banning of the plastic। It is used क्या क्या चीजों के लिए, you know it very well, जूट किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। It is used in making jute bags, major jute producing, making gunny bags, बोरे वाला, yes, bags, mats, ropes। It is used in making bags, ropes। ठीक है, बैग्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, yarn, carpet and other artifacts। ऐसा सामान, एंड यू नो आज नया नया नहीं है ये, आई मीन फ्रॉम द वेरी हिस्टोरिकल टाइम्स, काफी पुराने समय से इसकी खेती चलती आ रही है।
बहुत पुराने जमाने में भी लोग जूट को यूज करके कपड़े बनाते थे। जूट वॉज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ फॉर वेरी एंशियंट पीपल ऑल्सो। तो इसी से आप समझ सकते हो हाउ इंपॉर्टेंट द जूट कल्टिवेशन इज। अब इसको याद रखिएगा, द टेम्परेचर, the areas where it is grown, the states where it is important, all these needs to be kept in mind. This was all about the food crop, non-food crops. Food crops हो गए। Food crops में grains हमने बात की, other than grains, what is अनाज के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमको डेली यूज के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन अब ये समझो, हम खाली एग्रीकल्चर के बारे में, वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द मटीरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, खाली सामानों के प्रोडक्शन के बारे में ही बात नहीं करेंगे, और भी बहुत सारा काम है जो कि करना बनता है, विच इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज technological and institutional reforms। बहुत हाई स्केल पे रिफॉर्म्स आर हैपनिंग, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव के चक्कर में इंडिया इज सीइंग एन अपवर्ड ग्राफ। काफी इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन में। एंड पहले भी देखो, प्रीवियस चैप्टर्स में भी, प्रीवियस चैप्टर में नहीं, प्रीवियस पेजेस में, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि हजारों सालों से एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना ही पड़ेगा। इट इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। Agriculture is practiced from thousands of years. हजारों सालों से it has been practiced, and in India from thousands of years, sustained uses of land without compatible sustained uses of land without compatible, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, टेक्नो institutional changes have, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे? यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज देयर, हैज hindered the pace of agricultural development, have hindered the pace of agricultural development। एग्रीकल्चरल वे में वी आर गोइंग ऑन अ वेरी हाई स्केल, काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। 1000 years back, the practices, the agricultural practices that were there, हजारों सालों से जो चला आ रहा है, या 1000 साल पहले जो था, can we continue with the same practices even date, till date? क्या आज तक हम उसी को पकड़ के आगे चल सकते हैं? Can we do that? So here you will see that is what is being said, sustained uses of land। उसी जमीन को हम यूज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, sustained। We are sustaining ourselves on that piece of land।
उसी जगह पे हमारा घर बना हुआ है जहां हमारे दादे परदादे रहते थे, वो भी एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, हम भी उसी लैंड पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं. सो वी आर सस्टेनिंग आवरसेल्व्स, सेम लैंड. लेकिन विदाउट, अब चेंज आ गया है. नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इनटू एग्रीकल्चर. Technical changes are needed and institutional changes are also needed. हर तरीके के बदलाव की जरूरत है. इससे क्या हो गया है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो रुक गया है. धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द पेस, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उतनी स्पीड से चेंजेस नहीं हो रहे हैं. यही चीज यहां बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस स्पीड से हमको आगे बढ़ना चाहिए, वी आर बीइंग स्टॉप्ड समवेयर. कहीं ना कहीं पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है. एंड फार्मर्स, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट इन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, in spite of development in sources of irrigation, जो खेती बाड़ी करते हैं, the way we are tilling our land, the way we are harvesting the crops, this all process is called as irrigation. Most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon. Most of the farmers in large part of country still depend upon agriculture. आई एम सो सॉरी, क्या कह रही हूं मैं, एग्रीकल्चर दिमाग में बोलते बोलते आई एम सो सॉरी. स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून. पानी मतलब इरिगेशन इन्वॉल्व है, इरिगेशन में इन्वॉल्व है ना एग्रीकल्चर में, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मानसून. हम जो है उसके लिए बारिश होने का इंतजार करते हैं. बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी. एंड नेचुरल फर्टिलिटी, in order to, ठीक है, फर्टाइल लैंड होना है. नेचुरल फर्टिलिटी के तरीके से बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम इज देयर वेयर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड. Many places are there where insecticides and pesticides are not used. Okay, and मानसून के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. नेचुरली जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसके नेचुरल फर्टिलिटी पे, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का काम चलाने के लिए they are carrying on all their processes. They are carrying on all the methods. Natural. भैया पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पैसा ही पैसे को खींचता है. That is there. And you know the modern agricultural technique needs lot of input. पैसा काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छी पैदावार होती है या अच्छी फसल होती है. देन ओनली द फार्मर्स वुड बी इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन. दैट इज देयर. लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. 1000 साल पहले की पॉपुलेशन को आज की पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. As a result, what is happening for a growing population, this poses a serious challenge. Traditional method नहीं चलेगा. इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा, कैसे सबकी भूख शांत की जाएगी. हम because try to understand the topic, we are talking of reforms.
बदलाव तो लाना ही पड़ेगा. There is no other way out. We need to bring proper changes in the complete agricultural system. पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में हमको देखना पड़ेगा कि ये बदलाव हम कितना कर सकते हैं. So development is there in the sources of the way that technology is being applied, the way things are being carried forward. Agriculture this poses a serious challenge for growing population. This poses a serious challenge. पॉपुलेशन बढ़ रही, वही बात मैंने कही ना कि सबके लिए खाना जरूरी है. This poses a serious challenge, and agriculture, what happens? It provides, agriculture provides livelihood for more than 60% of its population. Agriculture provides livelihood for more than 60% of its population. Children, here I would like to connect geography to economics. Abhi we have completed the sectors of Indian economy where we were trying to explain the primary, how the primary is connected to secondary and then secondary to tertiary, and this is how the system goes on, carries forward. इसी सिस्टम को पकड़ के जब हम आगे चलते हैं, when we are seeing the primary, secondary and the tertiary ways, तो हमने देखा था ना कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वाज इन द प्राइमरी सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट सारे के सारे लोग वहीं पे लगे हुए हैं जहां से कि वापस where we try to extract the major point of employment, and that was the disguised unemployment. लोग काम कर रहे हैं, got it, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे, उनको पता भी नहीं है that they are not working. So now what happens is 60% of its population is dependent on agriculture. It needs some serious, कुछ न कुछ रिफॉर्म तो जरूरी है. It needs some serious institutional and technical reforms. अब हमको सोचना जरूरी है. We need to think about population बढ़ रही है, मानसून पे आप डिपेंड कर रहे हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो आखिर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा? How will the solution be found for all these big problems? And population कहीं रुक नहीं रहा है. Population is increasing day by day. So कुछ न कुछ चेंजेस तो जरूरी है, बनता ही है. नहीं करेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. We cannot sustain ourselves. तो एक तरीका जो कि बहुत सही माना गया रशियन रेवोल्यूशन में लास्ट ईयर वी हैव रेड अबाउट इट, कलेक्टिवाइजेशन कुछ इसका तरीका है. हाउ कैन वी इम्प्रूव द आउटपुट? आउटपुट हम कैसे इंप्रूव करेंगे? उतना ही लैंड है, उतने ही लोग इन्वॉल्व हैं. सो हाउ आर वी इम्प्रूविंग द आउटपुट? कलेक्टिवाइजेशन consolidation of holding, लैंड जितना है उसी लैंड पे हमको सारा काम करना है, प्लस
land is getting divided, remember the law of inheritance, intensive subsistence में land divide होता जा रहा है, land holding is becoming small. Cooperation and abolition of zamindari. Cooperation and abolition of zamindari. एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हम ये सब काम कर सकते हैं. वी कैन डू इट, बट आर वी रियली डूइंग इट? क्या वो सच में कर रहे हैं? ठीक है, दीज वर गिवन प्रायोरिटी. इस सब चीजों पे सरकार ने काफी काम किया है. These things were given priority to bring about institutional reforms in the country. These were given priority in bringing institutional reforms. ये these are institutional reforms. यहां पे हम मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं. जमींदारी सिस्टम, जमींदार काम करा रहे हैं, सारे लोगों को मिलके लैंड में खेती करनी चाहिए. उसके बाद जो उसका आउटपुट है ना, वो आपस में बांट लेना चाहिए. तो इन द कंट्री ये लोगों ने किया. द गवर्नमेंट दैट वाज देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, in country. Got it? Please. And इसमें the major thing that is there is land reforms was the main focus of our first 5-year plan. पहला जो 1947 के बाद जो 5-year plan बना, उसमें यही था कि जमीन की हालत सुधारनी है. Land reform was the major idea to bring changes. This was done in first 5-year plan. First 5 साल के लिए जो प्लान बना, उसमें इसी चीज पे स्ट्रेस किया गया. फर्स्ट 5-year प्लान. गवर्नमेंट वॉज नॉट सिटिंग क्वाइट. उनको किसानों का भला चाहिए था. एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे बेकार जो चीज है, दैट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस. राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एंड हैड ऑलरेडी लेड टू, बहुत इनहेरिटेंस की वजह से लैंड्स की छोटी छोटी पीसेस हो गई थी. फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. अब ये जरूरी हो गया है कि लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया जाए. दीज लैंड होल्डिंग्स मस्ट बी कंसोलिडेटेड. इसको देखना बहुत जरूरी है. कंसोलिडेटेड मीन्स एक जगह पे लाना. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन. टिल देन just keep revising 2 points that you need to mark in the book. I'll make you mark it in the book itself. Students, just now we were talking of technological and institutional reforms. I wanted to make 2-3 points very clear to all of you. That's why I have chosen this mode. Here we are talking about jute. जूट के बारे में हम बात करेंगे. It is known as golden fiber and well drained fertile soil पे it is growing. High temperature is required. The conditions to grow the jute crop. Please remember that. इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. And which are the important where jute is grown. कौन से states हैं जहाँ पे कि जूट की खेती हो रही है? You need to mention that also. Okay. And guinea bags, mats, ropes, yarn, carpet,
ये सारी चीज़ें जो हैं हम बना रहे हैं. वी आर working on that. We are still lot of quality of goods that are produced are of the export quality. बाहर की कंट्रीज़ में हम इसको भेजते हैं, and that is how the things have started changing. हाई कॉस्ट होता है ना, इट इज़ लूजिंग मार्केट. सिंथेटिक फाइबर के लिए इट इज़ लूजिंग मार्केट. एंड पैकिंग मटेरियल particularly नायलॉन फाइबर जूट इज़ competing in the international market. लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं, सिंथेटिक फाइबर है, पैकिंग मटेरियल है, particularly नायलॉन है, इन सब के साथ जूट इज़ अनेबल टू compete, जिसके वजह से जूट इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी. So, the end of today's session, children. We'll meet in the next video. Till then, children, thank you so much and all the best to you.